नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संघ की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जी, और ये विषय ऐसा है जो हर तरह की परीक्षा के लिए तो ज़रूरी है ही, पर एक नागरिक के तौर पर भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश आखिर चलता कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए, हमारे पास जो सवाल जवाब का स्रोत है उसे एक एक करके समझते हैं। पहला सवाल राष्ट्रपति से जुड़ा है। सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? आपके विकल्प है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 53। और ये अनुच्छेद बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे? देखिए, सुनने में लगता है कि सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना? पर यही भारत की संसदीय प्रणाली का सार छिपा है। अनुच्छेद 53 उन्हें राष्ट्र का प्रमुख तो बनाता है, पर वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। असल शक्ति का प्रयोग तो वो अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, पर फैसले कैबिनेट लेती है। और एक और अहम बात, इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ पद की शक्तियों के बारे में। अब अगले सवाल पर आते हैं जो पद से हटाने के बारे में है। सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 85? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। महाभियोग या इम्पीचमेंट एक बहुत ही सख्त और जटिल प्रक्रिया है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अर्ध न्यायिक मतलब आधा अदालत जैसा? बिल्कुल, क्योंकि संसद यहाँ एक तरह से जज की भूमिका निभाती है। वो आरोप लगाती है, आरोपों की जांच होती है और राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। ये सब कुछ अदालती कार्यवाही जैसा ही है। और इसे शुरू कौन कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा? कोई भी सदन। प्रक्रिया शुरू करने के लिए बस उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। फिर उस सदन को अपने कुल सदस्यीय संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। उसके बाद मामला दूसरे सदन में जाता है। अच्छा। अगर दूसरा सदन भी जांच के बाद इसे कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पास कर दे, तभी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये इतनी कठिन प्रक्रिया है कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 63। ये अनुच्छेद सीधा सीधा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुच्छेद 64 में बताई गई है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। और हाँ, जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो, जैसे मृत्यु या इस्तीफे की वजह से, तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं। चलिए अब उस बॉडी की बात करते हैं जिसके पास असल में शक्ति होती है, मंत्रिपरिषद। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76? सही उत्तर है अनुच्छेद 75, और इसमें भी खास तौर पे अनुच्छेद 75(3), जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ये संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी सरकार एक टीम की तरह काम करती है। एक मंत्री का फैसला पूरी सरकार का फैसला माना जाता है। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। वो कहते हैं ना, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अच्छा। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? विकल्प है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32,
अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356? तो इसका जवाब भी अनुच्छेद 75 ही है। इसी अनुच्छेद में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यही मंत्री परिषद के गठन का आधार है। ठीक है, अब सरकार के सबसे बड़े वकील की बात करते हैं। सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विकल्प अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79? ये है अनुच्छेद 76। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। क्या उनके पास कोई खास शक्ति होती है? जी हाँ, वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, संसदीय समितियों के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो सांसद नहीं बल्कि सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। चलिए अब संसद की प्रक्रियाओं पर आते हैं। सवाल, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपके विकल्प है अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 85। ये प्रावधान लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संसद का सामना करने से बच नहीं सकती। मतलब साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना ही होगा? कम से कम 2 सत्र अनिवार्य हैं। वैसे भारत में परंपरा 3 सत्रों की है, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? विकल्प अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365। इसका जवाब भी अनुच्छेद 85 ही है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि नए चुनाव होंगे। ये या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर होता है या फिर जब सरकार बहुमत खो देती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? विकल्प अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112। ये है अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 85। हाँ, जैसा कि हमने देखा, इसका उत्तर भी अनुच्छेद 108 है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है, तब राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और इसमें फैसले साधारण बहुमत से होते हैं। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है, तो ज्यादातर मामलों में लोकसभा की बात ही मानी जाती है। अब बात करते हैं धन विधेयक की। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? विकल्प हैं अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 124। सही उत्तर है अनुच्छेद 110। कोई भी विधेयक जो टैक्स लगाने, हटाने, सरकार की उधारी या भारत की संचित निधि से पैसे के लेन देन से जुड़ा हो, वो धन विधेयक कहलाता है। और इसमें राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित है ना? बहुत ज्यादा सीमित। पहली बात, ये सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। दूसरी, राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। वो इसे खारिज नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला सवाल भारत की तिजोरी यानी संचित कोष से जुड़ा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? विकल्प है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6 या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ये सभी अनुच्छेद अलग अलग संदर्भों में भारत के संचित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होने वाले खर्चों का जिक्र करते हैं। सरकार की सारी कमाई इसी फंड में जाती है और संसद की अनुमति के बिना इससे 1 पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। अब आते हैं न्यायपालिका पर। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? विकल्प अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124, 2। ये शक्ति अनुच्छेद 123 में दी गई है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत हो,
तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति कितनी होती है? बिल्कुल, संसद के बनाए कानून के बराबर। लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसे ही संसद का सत्र वापस शुरू होता है, इस अध्यादेश को 6 हफ्ते के अंदर संसद से पास कराना होता है, वरना ये खत्म हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प हैं अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में है, खासकर अनुच्छेद 124(4) में। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से भी ज्यादा सख्त है। किसी जज को सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? विकल्प है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 143। सही उत्तर है अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी कानून या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं। तो क्या ये राय मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती और ज्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक सलाह मशवरे की प्रक्रिया है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है? सवाल है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? विकल्प है अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137 या अनुच्छेद 143। ये शक्ति अनुच्छेद 137 से मिलती है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन या रिव्यू की शक्ति कहते हैं। ये न्यायपालिका को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। न्याय के हित में यह बहुत जरूरी है कि अगर किसी पुराने फैसले में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे सुधारा जा सके। किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? विकल्प है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 144। ये अनुच्छेद 141 में कहा गया है। इसका सीधा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून बन जाता है और सभी हाई कोर्ट और निचली अदालतों को उसका पालन करना ही होता है। इसे नजीर का सिद्धांत कहते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार क्या है? विकल्प अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368। वैसे तो इसकी जड़ें कई अनुच्छेदों में है, लेकिन सबसे मजबूत आधार है अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ये नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसी अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट किसी भी कानून की संवैधानिकता को जांच सकती है। अब जमीनी स्तर की अदालतों पर आते हैं। अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विकल्प अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद 144। सही उत्तर है अनुच्छेद 233। ये अनुच्छेद राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है, जो राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। यही अदालतें आम आदमी के लिए न्याय का पहला दरवाजा होती हैं। और हमारा आज का आखिरी सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? विकल्प अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। इसका उत्तर है अनुच्छेद 245। ये अनुच्छेद साफ करता है कि संसद हो या राज्य की विधानसभा, उनकी कानून बनाने की शक्ति हमेशा संविधान के प्रावधानों के अधीन होगी। मतलब संविधान ही सर्वोच्च है, कोई भी उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो आज हमने संघ की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ये अनुच्छेद सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये वो नियम है जो हमारे लोकतंत्र को चलाते हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा के आधार पर हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सवाल है। हमने राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी अनुच्छेद 123 पर बात की। क्या आप बता सकते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राज्य के राज्यपाल को ऐसी ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? इसका उत्तर कमेंट्स में बताने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।